Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel Isaac Bilgi for GK. Now today we will discuss about the some chronology of the history. हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी को पढ़ेंगे जिसको हम कालानुक्रम कहा जाता है। एक हादसे के बाद में दूसरा हादसा किस तरह से गुजरते आया दुनिया में, दुनिया किस तरह बनी, उसके बाद में इंसान किस तरह से पला बढ़ा, इंसान अपनी एक इतिहास किस तरह से रचाया, किस तरह से हिस्ट्री रची, ये सब चीज़ों को हम देखना है। तो किस तरह से डायनेस्टी फॉर्म हुई, कौन सी डायनेस्टी के बाद में कौन सी डायनेस्टी आती है, तो ये चीज़ों को हम आज की क्लास में क्या है बहुत डिटेलली पढ़ेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल में जो भी न्यू हैं तो वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस की सूचना आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो 4600 मिलियन ईयर्स एगो 4600 मिलियन साल पहले, या तो इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि 4.6 बिलियन, बिलियन का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4.6 बिलियन ईयर्स एगो ये दुनिया बनी, जिसे हमें क्या बोलते हैं द क्रिएशन ऑफ द अर्थ वाज क्रिएटेड बिफोर द 4600 मिलियन ईयर्स एगो। तो इसी तरह 700 मिलियन साल पहले, 700 मिलियन ईयर्स एगो ये दुनिया में एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में गैस, केमिकल्स नजर आने लगे, गैस नजर आने लगा। कौन कौन से गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो गैसेस हैं वो गैसेस नजर आने लगे। तो कब? एटमॉस्फेयर के अंदर 700 मिलियन ईयर्स एगो। 700 मिलियन होने के बाद में 500 मिलियन ईयर्स एगो, 500 मिलियन ईयर्स एगो प्रोटोजोआ नामे एक जानवर अफ्रीका के अंदर पाया गया। तो वहां से इस तरह क्या है डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। उसके बाद में 4000 साल पहले, 400 मिलियन ईयर्स एगो से पहले, 400 मिलियन ईयर्स एगो के अंदर क्या हुआ, इन चीजों को हमें देखना है। तो यहाँ पे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, मछलियां, एक्वाटिक एनिमल्स, ये सब चीजें हमको इस दुनिया पे नजर आने लगे। 200 मिलियन ईयर्स एगो मैमल्स एंड बर्ड्स नजर आने लगे। बर्ड्स एंड मैमल्स, दूध एंड अंडे देने वाले जानवर और परिंदे हमको 2000 साल पहले, 200 साल पहले, 200 मिलियन साल पहले हमको नजर आने लगे। तो इस तरह से दुनिया का क्रिएशन हुआ। तो दुनिया से इंसान किस तरह से बना यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझे। उसके बाद में 50 मिलियन ईयर्स एगो, 50 मिलियन, सिर्फ 50 मिलियन साल या तो 50 मिलियन ईयर्स एगो चिंपांजी इंसान के एवोल्यूशन के लिए, इंसान की नशोनुमा के लिए जो जानवर रीजन है वो जानवर क्या है यहाँ पे पैदा होने लगे। चिंपांजी, गोरिल्ला है, चिंपांजी है, गिब्बन है, ये सब जानवर क्या है 50 मिलियन साल पहले हमको नजर आने लगे। 50 होने के बाद में 1.8 मिलियन ईयर्स एगो ये इस दुनिया में होमोसेपियंस नामे इंसान पैदा हुआ। इंसान का जो अस्तित्व है वो 1.8 मिलियन साल है। इन चीज को अच्छी तरह से याद रखें। फिर देखें 2 लाख साल पहले, 2 लाख से लेके 12,000 ईयर्स एगो, 12,000 ईयर्स एगो, तो इसको हम कहते हैं पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, कदीम पत्थर का दौर। तो कदीम पत्थर का दौर कहाँ से कहाँ तक है? 2 लाख से लेके 12,000 तक। तो 12,000 से लेके 12,000 BCE से लेके 9,000 BCE, 12,000 BCE से लेके 9,000 BCE तक मेसोलिथिक एज नजर आता है। मेसोलिथिक एज नजर आता है। उसके बाद में 9,000 साल से पहले, 9,000 साल BCE से लेके
5000 BCE, 5000 BCE तक जो है वो नियोलिथिक एज नज़र आता है, नियोलिथिक एज। तो इन चीज़ों को समझें, ये तारीख के सबसे पुराने ज़माने हैं, तारीख के सबसे पहले पुराने ज़माने हैं। जब इस दुनिया में इंसान पैदा हुआ, पत्तों का सहारा लेके अपना जिस्म ढकता था, और वो जो भी चीज़ें जंगल में फल फलवार नज़र आते हैं उसको खाता था। वो ज़माना स्टार्ट हुआ 2 लाख से लेके 12,000 साल, 12,000 साल पहले तक। तो उसके बाद में आता है 12,000 साल BCE से लेकर 9,000 साल BCE तक, 9,000 साल BCE तक मेसोलिथिक एज आता है। यहाँ पे इंसान थोड़ा बहुत डेवलप होता है, आग का पता चलता है, आग का पता चलते चलते उसके साथ व्हील का पता चलता है, गाले का, चक्र का पता चलता है। उसके बाद में क्या है, 9,000 साल BCE से लेके 5,000 साल BCE, ये नियोलिथिक एज है। इसको हमें आरंभिक समाज भी कहा जाता है, इब्तिदाई समाज का नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये अर्ली जो सोसाइटी है, ये अर्ली सोसाइटी यहाँ से फेम होती है। तो अर्ली सोसाइटी यहाँ से होने के बाद में 5,000 साल से लेके 3,500, 5,000 साल BCE से लेके 5,000 साल BCE से लेके 3,500 BCE तक हम इसको कहते हैं, कौन सा एज कहा जाता है उसको बहुत अच्छी तरह से समझे। इसको कहा जाता है चाल्कोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक। तो चाल्कोलिथिक एज तो कहो, या कॉपर एज भी कहा जाता है, कॉपर और ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज या कॉपर एज कहा जाता है। किसको? 5,000 साल से लेके 3,500 साल BCE को। तो इसी ब्रॉन्ज और CE के लिए तुम्हें अब अगर यहाँ थोड़ा इमेजिन करेंगे तो हड़प्पा सिविलाइजेशन यही एज में आती है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो जो हड़प्पा की तहजीब है, वो हड़प्पा की तहजीब क्या है, आपको कॉपर एज या ब्रॉन्ज एज में ही नजर आती है। यहाँ पे एक सिविलाइजेशन, एक तहजीब बनना स्टार्ट होती है। कौन से ईयर में, कहाँ से? 5,000 से लेके 3,000 साल के आते आते वक्त। तो 3,000 साल से 1,500 साल तक भी तो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ से लेके 3,500 BCE से जो इधर का वक्फा है, इसको हमें आयरन एज कहा जाता है। कौन सा एज कहा जाता है? आयरन एज। तो इसको आयरन एज क्यों कहते हैं? तो इस ज़माने में आयरन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इस ज़माने में लोहे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लोहे का ज़माना कहा जाता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल है वैदिक पीरियड। तो इसके लिए क्या है? वैदिक पीरियड एक एग्जाम्पल है। तो वैदिक पीरियड से आपको हिस्ट्री पता है, उसके डेट्स फिर देखते चलें, तो आपका कॉन्सेंट्रेट इधर ही बना रहे और इसको नोट करते रहें, ताकि तुमको फ्यूचर में इसकी ज़रूरत भी हो सके कि आप बार बार वीडियो भी सुन सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है आपकी? 3,000 BCE से लेके 3,000 BCE से लेके 1,500 BCE, 1,500 BCE या 2,000 BCE तक जो पीरियड है, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन प्री हिस्टोरी के अंदर आता है। मैंने ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड किया है कुछ दिनों पहले कि किसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है, किसको पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है, और कौन सा हिस्टोरिकल पीरियड है। आप देख सकते हैं वहां से जाके। तो यहां से इसके बाद में आता है वैदिक सिविलाइजेशन। कौन सा सिविलाइजेशन? वैदिक सिविलाइजेशन। तो वैदिक सिविलाइजेशन को आर्यन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, वैदिक सिविलाइजेशन को हिंदू सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो इसके अलग अलग नाम है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो अलग अलग तहजीब के नाम से इसे जाना जाता है। तो वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है 1,500 BCE से। कौन सी BCE से? 1,500 BCE से वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है। तो अब वैदिक सिविलाइजेशन 1,500 BCE से होती है। तो वैदिक सिविलाइजेशन में भी 2 पीरियड्स हैं, 2 तरह के वैदिक सिविलाइजेशन है। एक कौन सा? एक प्री वैदिक पीरियड। कौन सा पीरियड है? प्री वैदिक पीरियड एंड पोस्ट वैदिक पीरियड। बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें इसे। तो प्री वैदिक पीरियड की क्यों कहा जाता है? प्री वैदिक पीरियड सिर्फ ऋग्वेद के ऊपर डिपेंडेड है, ऋग्वेद के ऊपर डिपेंडेड है प्री वैदिक पीरियड। बाकी के जो 3 पीरियड हैं वो पोस्ट वैदिक पीरियड में बनते। ऋग्वेदिक पीरियड में बहुत सारे अच्छे काम होते हैं, पोस्ट वैदिक पीरियड में रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट होते हैं। तुम्हारे जात पात का निज़ाम वो पोस्ट वैदिक पीरियड में ही स्टार्ट होता है। ठीक है, अब प्री वैदिक पीरियड कहाँ से कहाँ तक है? 1,500 से लेके 1000 तक, जो 1000 BCE तक जो पीरियड है, 1,500 से लेके 1000 BCE तक जो पीरियड है,
उसको प्री वैदिक पीरियड कहा जाता है। तो 1000 BCE से लेके 600 BCE तक जो पीरियड है उसको पोस्ट वैदिक पीरियड कहा जाता है। पोस्ट वैदिक पीरियड, इन चीज़ों को याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 6 BCE, 6 BCE, 6 सेंचुरी BCE। अब ये BCE और CE का मामला क्या है, CE और CE में क्या फर्क है, तो याद रखो इस BCE को पहले BC बोला जाता था और इसे क्या बोलते थे, AD बोला जाता था। BC एंड AD बोला जाता था पहले। तो इसका फुल फॉर्म देखेंगे बिफोर क्राइस्ट, इसको क्या बोलते थे, बिफोर क्राइस्ट, कब्ल मसीह के नाम से जानते। कब्ल मसीह कहने का वर्ड आता था, याद रखो उर्दू मीडियम वाले, कब्ल मसीह, बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते थे। अब रहा AD, अन्ना डोमिन, या तो अन्नी डोमिन कहने का वर्ड इस्तेमाल कर दे, अन्नी डोमेन, तो अन्नी डोमेन के नाम से जानते, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या, अन्नी डोमिन कहाँ से स्टार्ट होता है, अन्नी डोमिन ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से स्टार्ट होता है, जिनको हमें जीसस कहा जाता है। जीसस वाज द मेन टर्निंग पॉइंट ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर। इंग्लिश कैलेंडर जो स्टार्ट होता है वो ईसा अलैहिस्सलाम से पैदाइश से स्टार्ट होता है, जिसे हम सन ईसवी कहा जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सन ईसवी, और इसको कब्ल मसीह कहा जाता है। लेकिन एक 7-8 साल से पहले इसको नाम चेंज करके BC को BCE कहा गया, AD को CE कहा गया। इसका फुल फॉर्म क्या है, बिफोर कॉमन एरा, और CE का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन एरा। तो बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा में बहुत सारे फर्क हैं, इसको देख लो, ठीक है। कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा में क्या फर्क है सर, बिफोर कॉमन एरा ईसा अलैहिस्सलाम से पहले कितने साल पहले, इतने साल पहले, ईसा अलैहिस्सलाम से 100 साल पहले, ईसा अलैहिस्सलाम से 200 साल पहले, ईसा अलैहिस्सलाम से 300 साल पहले, ईसा अलैहिस्सलाम से 400 साल पहले। तो इस तरह बढ़ते जाती है BCE, ठीक है, घटते वापस घटते आती 1000 साल पहले। अभी जस्ट एग्जांपल दिए, 2 लाख से 12,000, 12,000 से 9,000, 9,000 से 5,000, जो घटती हुई आई है इसको BCE कहा जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम को हमें क्या है, सेंटर पॉइंट माना जाता है, तो इसको BCE कहते हैं। BCE में जितनी बड़ी डेट होती है वो उतनी पुरानी होती है, BCE में कितनी छोटी डेट होती है वो उतनी न्यू डेट होती है। उसी तरह CE का उल्टा मामला है। CE में कैसा है, CE इंक्रीज होते जाती है, वो डिक्रीज नहीं होती BCE की तरह, CE इंक्रीज होती जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, अब कितना चले 2022। तो CE के अंदर कितनी ज़्यादा बड़ी डेट होती है वो नई डेट होती है, और कितनी छोटी डेट होती है वो पुरानी डेट होती है। इन चीज़ों को समझो, क्रोनोलॉजी समझना है तो एक के बाद में एक समझना है, तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये तो नॉर्मल से कॉन्सेप्ट है, आपका ध्यान इधर उधर भटकाए हुए सीधा देखते रहो तो सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी बिफोर और ये अन्ना डोमेन, इसको क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि क्राइस्ट बोलने से किसी एक मजहब का कैलेंडर हो जाते, इसलिए इसको वर्ड लगाया गया कॉमन, बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा। सामान्य शक पूर्व, पहले क्या बोलते थे, कृत शक पूर्व। उर्दू में ले लो, पहले इसको कब्ल मसीह कहा जाता था और इसे सन ईसवी, अब इसको कहते हैं आम ईसवी, इसको क्या कहते हैं, कब्ल आम ईसवी। तो यहाँ पे काफ आइन लग जाता है, इधर आइन लगता है। तो पहले क्या लगता था, सन ईसवी, ये वर्ड लगता था पहले, तो इसको क्या लगता था, कब्ल मसीह के नाम से जानते थे। ये नॉर्मल से कॉन्सेप्ट है, हम इन अपडेट्स के साथ हम रहना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ाएंगे हम अपना मामला। तो वैदिक सिविलाइजेशन को रुका था, तो वैदिक सिविलाइजेशन से फिर कैसा डेट आगे बढ़ती है देखो। इन द ईयर 6th सेंचुरी BC, यहाँ पे सेंचुरी कहने का मामला आया, किस तरह से सेंचुरी को कवर किया जाता है इसको अच्छी तरह से समझो। सेंचुरी कैसा कंसिडर करते हैं सर, याद रखो, ईसवी के अंदर, सन ईसवी के अंदर या तो CE के अंदर 0 से पकड़ के 1 से पकड़ के 0 से पकड़ के 100, इसको फर्स्ट CE फर्स्ट सेंचुरी कहा जाता है, ओके। 101 से लेके 200 तक इसको सेकेंड CE कहा जाता है। तो अब कितनी CE चली, तो इसको 2020, तो 21 सेंचुरी कहा जाता है ये CE के अंदर। अब BCE के अंदर कैसा समझते हैं हमें, BCE के अंदर 500 से लेके 400 तक इसको 5th सेंचुरी कहा जाता है। समझ में आ रहा है, रेड्यूसिंग पॉइंट। तो यही BCE के अंदर जो है
उसे 400 से 500 लिखेंगे तो ये 5th सेंचुरी होती है। तो वहां पे भी 5th सेंचुरी सेम है, यहाँ पे भी 5th सेंचुरी सेम है, सिर्फ उल्टा लिखा जाता है BC और CE के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखा हूं 6th सेंचुरी। तो इंडिया के अंदर 6th सेंचुरी कहां से स्टार्ट होती है देखो, तो इंडिया में स्टार्ट होती है 600 BCE से लेके 500 BCE। तो ये याद रख लो 6th सेंचुरी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बहुत आसान सा काम है। 6th सेंचुरी क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो 6th सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन खत्म होती, तो वैदिक सिविलाइजेशन जैसा ही खत्म होती है हमारे पास 16 महाजनपदा स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं? 16 महाजनपदास। ये जनपद क्या होते हैं? जना बोले तो ट्राइब पीपल्स, पद बोले तो प्लेस। ट्राइबल के पीपल्स अपना प्लेस के ऊपर रूल करते हैं, लोकल रूलर्स बोलते हैं हमें ऐसे। पाणिनि अपनी बुक में लिखते देर आर नॉट ए 16 महाजनपदास, देर आर 22 जनपदास। अकॉर्डिंग टू पाणिनि, ही वॉज ए लिटरेरी पर्सन, ही वॉज दे इन एक स्कॉलर है, तो अपनी बुक में लिखते अष्टाध्यायी, उसकी बुक में लिखते 22 महाजनपदा थे 6th सेंचुरी में। तो 6th सेंचुरी BC में 16 महाजनपदा थे बोल के बहुत सारे स्कॉलर्स बोल रहे हैं। इसके अंदर KP जायसवाल बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, तो उन्होंने क्या बोलती 16 महाजनपदा। बहुत सारे लोग 16 महाजनपदा को ही मान के चल रहे हैं, तो पाणिनि के हिसाब से 22 है, तो 16 महाजनपदा से अंगा, मगध, काशी, कोसल, कुरु, मल्ला, वज्जी, छेदी, मत्स्य, वत्स्य, शूरसेन, आसमा का, आवंती, गांधार, काम्बोज, पांचाल। 16 महाजनपदास है हमारे पास। तो इसी 16 महाजनपदास में एक जनपदा ऊपर आ जाते, उसका नाम है मगधा। कौन सा? मगधा। समझ में आ रहा है? मगधा एक महाजनपदा था, आगे चल के एक बड़ा डायनेस्टी बनने की कोशिश करते हैं। तो मगधा एम्पायर कहां से कहां तक है याद रख लो। मगधा एम्पायर स्टार्ट होता है 544 BCE, 544 BCE से लेके 324 BCE तक रहता है मगध। मगध में कितने फैमिली आती हैं? तो मगध में पहली फैमिली है हरियंका, जिसके अंदर बिंदुसारा एंड अजातशत्रु कहने वाले 2 किंग्स आते हैं। नेक्स्ट है और उदयन करने वाला भी किंग आते जिसने पाटलिपुत्र को बांधा। तो पाटलिपुत्र को किसने एस्टैब्लिश किया? वो है उदयन। 3 किंग्स आते हैं हरियंका डायनेस्टी में। दूसरा नागा डायनेस्टी। ओके, नागा डायनेस्टी बहुत अच्छी तरह से समझो। अब हरियंका कहां से कहां तक थी? 554 BCE से लेके 430 तक ये हरियंका डायनेस्टी थी। अब 430 से लेके, बहुत अच्छी कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनो, तो 430 से लेके कौन से आती? नागा डायनेस्टी। विच डायनेस्टी? नागा डायनेस्टी। नागा डायनेस्टी के बाद में आती है नंदा डायनेस्टी। विच डायनेस्टी? नंदा डायनेस्टी। इसी नंदा डायनेस्टी के धननंद को हरा के 344 इसका पीरियड एंड हो जाता है। 324 के अंदर मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट होती है। कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट होती है? मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट होती है। इसी 16th सेंचुरी में महाजनपदास थे, उसी महाजनपदास से मगधा डायनेस्टी स्टार्ट हुई। मगधा डायनेस्टी में 3 एम्पायर हैं, हरियंका, नागा, नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी का आखिरी का बादशाह कौन था? धननंदा। उसी धननंदा का प्राइम मिनिस्टर था कौटिल्य। तो वही कौटिल्य, धननंद जब कौटिल्य को इंसल्ट करते, वही कौटिल्य शपथ लेके जाते कि मैं नंद वंश को सर्वनाश करूंगा। तो उसी तरह उसने सर्वनाश किया और मौर्यन एम्पायर को बनाया चंद्रगुप्त की मदद से। तो इधर से अपना डायनेस्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इधर से फॉरेनर्स इन्वेजन आते 6th सेंचुरी में। फॉरेनर्स आते, सिर्फ ऐसे कौन से फॉरेनर्स हैं जो इनके टाइम में 16th सेंचुरी में एंट्री मार दी, अपने अंदरूनी झगड़े में बिजी रहती, तो फॉरेनर्स आती। कौन आती? पहला हिंदुस्तान को आने वाला पहला फॉरेन बादशाह पर्शियंस। पर्शियंस का कौन सा बादशाह है? साइरस। क्या नाम था उसका? साइरस फर्स्ट एंट्री मारते हिंदुस्तान। उसी तरह फिर कौन आते? अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट हिंदुस्तान को 327 BCE को आते। तो 327 BCE से 323 BCE तक हिंदुस्तान में 320 BCE को अलेक्जेंडर का इंतकाल होते। याद रखो मैं क्यों ये डेट बता रहा हूँ। तो अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य एक ही जमाने वाले हैं। धननंदा और चंद्रगुप्त मौर्य एक ही जमाने वाले हैं।
धनानंदा, चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर एक ही जमाने वाले हैं। सेल्यूकस निकेटर द कमांडर ऑफ अलेक्जेंडर। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, समझना जरूरी है। क्लियर हुआ ये समझ में। और फिर 6th सेंचुरी फिर फेमस है, इसलिए 2 न्यू रिलीजियन आती है हमारे पास। वो कौन से 2 न्यू रिलीजियन? ले लो बाबा, ले लो। ठीक है, 6th सेंचुरी से में नया रिलीजियन कौन सा आते? पहला आते जैन रिलीजियन। तो ये जैन रिलीजियन का फाउंडर कौन है बोले तो महावीरा। महावीरा, तो महावीरा कहां से कहां तक? 599 BCE थी। 599 BCE टू 527 BCE महावीरा रहे थे। तो महावीर के बाद में आते बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म का इंसान कौन था? तो बुद्धिज्म का था महात्मा गौतम बुद्धा। कौन है? महात्मा गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा, तो गौतम बुद्धा कब से कब तक करते हैं? 563 BCE तो इसका जन्म होते, और 483 BCE के अंदर बुद्धा इस दुनिया से चला जाते। तो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसंट्रेट भी करना है। हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, अब तुम तैयार कर लो कि जंग लड़ना है, इस बार अग्नि परीक्षा को क्लियर करना है। इन डेट्स को क्या करना है? एक बड़े से कार्ड शीट में लेके, जब तक टीईटी की एग्जाम नहीं खत्म होती, ये पूरे डेट्स को एक बड़े कार्ड शीट में लेके तुम्हारे बेडरूम के दीवार को चिपका दीजिए। डेली उठना है, एक बार रिवीजन करना है, डेली उठना है, एक बार रिवीजन करना। यही इस तरह से हम कोशिश करेंगे तो 100% हम कामयाब होके ही रहेंगे। और जब तक तुम कामयाब ना होगे हम ना दम लेंगे। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो पूछें, कमेंट सेक्शन में कमेंट बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।